गुड मॉर्निंग। आज अपन देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो आपको प्रबंध में बताया गया था, जो कोई है ना, छोटे छोटे आंसर क्वेश्चन के साथ साथ आज जो है अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर में देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न की ओर। स्टार्ट करते हैं बच्चे, ध्यान देंगे सभी लोग। मेरे ख्याल से काफ़ी 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 जो है अपना पूर्ण कर रहे होंगे, यही उम्मीद आशा करता हूँ मैं सभी से, है ना। कि चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? उत्तर में लिखेंगे, प्रबंध के सिद्धांत से प्राय उस मूलभूत सत्य से है जो कि उन विधियों तथा नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्रबंध संबंधी कार्य के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य प्रबंध की कुशलता में सुधार करना तथा उनका विकास करना होता है। बच्चों यहाँ पर ठीक है। अगला देखेंगे, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? उनकी मृत्यु कब तथा कहाँ हुई था? हम देखेंगे उत्तर में, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर थे। मालूम है, सभी बताया था बच्चों मैंने। उनकी मृत्यु सन 1915 में फिलाडेल्फिया में हुई थी, है ना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्योल ने व्यावसायिक कार्यों को कितने भागों में बांटा गया? आपको बताया गया था 6 भागों में बांटा गया। यहाँ पर फ्योल ने व्यावसायिक कार्यों को 6 भागों में बांटा गया। पहला तकनीकी कार्य, दूसरा है वाणिज्यिक कार्य, तीसरा है वृत्ति कार्य, चौथा है सुरक्षात्मक कार्य, पांचवा जो है लेखा संबंधित कार्य, छठवा जो है प्रबंध की कार्य। ठीक है बच्चों, सबको समझ आया। अब देखते हैं, मानसिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? मानसिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में देखिए, मानसिक क्रांति वैज्ञानिक प्रबंध का एक आधारभूत सिद्धांत जो है मन मस्तिष्क मुद्दा आपको बताया गया था। इसका अभिप्राय श्रमिकों तथा मालिकों दोनों पक्षों की मान्यताओं तथा विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। डॉक्टर टेलर के अनुसार सच्चे अर्थ में वैज्ञानिक प्रबंध से आशय एक विशेष उद्योग में लगे श्रमिकों में पूर्णतः मानसिक क्रांति, इसके कार्य करने के प्रति उत्तरदायित्व की भावना में पूर्ण मानसिक क्रांति होता है। इसके साथ साथ प्रबंधकों, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, संचालक मंडल तथा स्वामियों का श्रमिकों के प्रति पूर्ण मानसिक क्रांति लाना है। दोनों ओर पूर्ण मानसिक क्रांति के अभाव में मनोवैज्ञानिक प्रबंध को लागू नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे, मनोमानसिक जो क्रांति होता है, जब तक हम एक तरफ करेंगे दूसरे के नहीं करेंगे, इसमें अभाव से नहीं हो पाता, बोला गया। ठीक है बच्चों। अब गति अध्ययन किसे कहते हैं? जिसको कार्य के गति करने के अध्ययन से संबंध आता है। उत्तर में देखेंगे, गति अध्ययन के द्वारा अनावश्यक निर्देशों तथा अकुशल गति से होने वाली क्षति को रोका जा सकता है। इसके अंतर्गत मशीन या श्रमिक की किसी कार्य को करने में होने वाली हरकतों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य को करने में शरीर के अंग जितने अधिक हिलते हैं उतना अधिक समय लगता है, थकावट भी उतना ही अधिक होती है। यह गति अध्ययन के अंतर्गत। अब देखते हैं बच्चों हम लोग समय अध्ययन के किसे कहते हैं। तो समय अध्ययन वो टाइम स्टडी तो अल्फोर्ड तथा बीटी के अनुसार बताया गया है, किसी कार्य को करने में उपयोग किए जाने वाली विधियों व उपकरणों का वैज्ञानिक विश्लेषण करना, उस कार्य को करने के सर्वश्रेष्ठ तरीके के व्यवहारिक तथ्यों का विकास करना तथा आवश्यक समय का निर्धारण करना समय अध्ययन कहलाता है। किसी भी उत्पादन क्रिया को करने में लगने वाले समय की जांच एवं उसका रिकॉर्ड करना ही समय अध्ययन कहलाता है। समझ आया बच्चों सबको? समय के ध्यान उसको रिकॉर्ड करते हैं, जो भी काम करते हैं उसको उस समय के अनुसार। अगला देखें प्रश्न नंबर 7वां, थकान अध्ययन से आप क्या समझते हैं? थकान है फैटिग स्टडी। तो थकान और श्रमिक की कार्य क्षमता का आपस में घनिष्ठ संबंध है, इसलिए टेलर ने प्रत्येक क्रिया को सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करके यह मालूम किया कि श्रमिक लगातार काम करने से थक जाता है और शेष बचे समय में उसकी कार्य क्षमता गिर जाती है। टेलर ने थकान अध्ययन से मालूम किया है कि श्रमिकों को थकान कब और कैसे होती है तथा उसे कैसे दूर किया जाए। थकान को दूर करने के लिए समय समय पर आराम की उचित व्यवस्था होना चाहिए तथा कार्य की प्रवृत्ति में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे शारीरिक कार्य करने वाले को मानसिक कार्य दिया जाए तथा मानसिक कार्य करने वाले को शारीरिक कार्य
दिया जाए। ये होता है थकान आता है क्योंकि उसके कार्य के प्रति ध्यान ही नहीं रहता है उसमें, है ना बच्चों। अगला देखते हैं लघु त्रिप प्रश्न के अंदर फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत के नाम लिखे। तो आपको बताया गया था यहाँ पर मैं, तो पहला है श्रम विभाजन का सिद्धांत, अधिकार तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत, तीसरा है अनुशासन का सिद्धांत, चौथा आदेश की एकता निर्देश की एकता, छठवां देखेंगे सामूहिक कृत्यों की प्राथमिकता का सिद्धांत, सातवां देखेंगे कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत, केंद्रीकरण का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत, समता का सिद्धांत, स्थायित्व का सिद्धांत, पहल शक्ति का सिद्धांत, संपर्क श्रृंखला सोपन श्रृंखला का सिद्धांत, सहयोग एवं सहकारिता का सिद्धांत। इस प्रकार 14 प्रकार जो केवल बताया गया था वो सिद्धांत दिया गया आपको। अगर आप लोग देखते हैं अपन बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे जो दिया समय और गति अध्ययन में अंतर स्पष्ट करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर समय अध्ययन में मशीन पर लगने वाले समय और श्रमिक द्वारा काम में लगने वाले समय का अध्ययन किया जाता है। गति अध्ययन के दौरान जो है गति अध्ययन कार्य के दौरान श्रमिकों की सभी गतियों को जानने के लिए किया जाता है। दूसरा समय अध्ययन का उद्देश्य श्रमिकों हेतु प्रयोग मानक समय का जानना होता है। इसका उद्देश्य जो है अनुपातिक गतियों को रोकना तथा कार्य करने की सर्वोत्तम विधि ज्ञात करना होता है। तीसरा देखेंगे समय अध्ययन पहले किया जाता है, गति अध्ययन समय अध्ययन के बाद किया जाता है। समय अध्ययन में स्टॉपवॉच का प्रयोग किया जाता है और गति अध्ययन में कैमरे का प्रयोग किया जाता है। बच्चों यहाँ पर आपको समझ आया इसको। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का श्रमिकों द्वारा विरोध क्यों किया जाता है? कोई चार कारण लिखिए। तो सबसे पहले देखते हैं कार्य में वृद्धि। तो जैसे अपन वैज्ञानिक प्रबंध में तो उसमें कार्य में की बढ़ोतरी होता है, आप सभी को मालूम बताया था। उसमें देखेंगे वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाने से श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ना आवश्यक हो जा गया है, जिससे श्रमिकों पर कार्य का बोझ बढ़ गया है। कार्य का बोझ बढ़ जाने से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने से श्रमिकों ने वैज्ञानिक प्रबंध का भारी विरोध किया। दूसरा है कठोर नियंत्रण। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत 8 नेता वाली संगठन को अपनाने श्रमिक पर एक साथ अनेक कार्यों का नियंत्रण रहता है, जिसे श्रमिक पसंद नहीं करते। बेकारी का भय। तो वैज्ञानिक प्रबंध में मशीनों का कार्य बढ़ जाने से श्रमिकों में बेकारी का भय बना रहता है। बेकारी मतलब बेरोजगार का, अतः वे इसका विरोध करते हैं। श्रमिकों का शोषण। वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य अधिक होने से उत्पादन में जिस मात्रा में होती उस मात्रा में श्रमिक की मजदूरी नहीं बढ़ती। इस प्रकार देखेंगे वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा किन्हीं 2 सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। FWT जो बताया गया है, वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से क्या कराना चाहते तथा या देखना चाहते कि उसको सुंदर ढंग से करें। ठीक है बच्चों, इस प्रकार है सिद्धांत जो आपको दिया है। दीर्घ उत्तर में देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध से क्या आशय है, इसकी विशेषता बताइए। उत्तर में लिखेंगे वैज्ञानिक प्रबंध का आशय है। वैज्ञानिक प्रबंध से तात्पर्य प्रबंध के रूढ़िवादी तरीकों के स्थान पर तर्क संगत आधुनिक तरीकों को अपनाने से है। FWT वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता बताए गए हैं। इसमें बताया गया है पहला, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कार्य करने के निश्चित उद्देश्य होते हैं, मतलब एक निश्चित उद्देश्य होते हैं। निश्चित उद्देश्य। दूसरा है प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित योजना होना। निश्चित उद्देश्य। दूसरा है सुनिश्चित योजना बनाना चाहिए। तीसरा है प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कर्मचारियों में पारस्परिक सहयोग आवश्यक है, मतलब कर्मचारियों में परस्पर सहयोग होना चाहिए, यहाँ पर बोला है। चौथा नंबर देखिए न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य लेकर कार्य किया जाता है, मतलब कम लागत में जो है अधिकतम लाभ प्राप्त करें, ये उसका लक्ष्य होना चाहिए। 5वां संपूर्ण कार्य सहकारिता की भावना से संपादित किया चाहिए। कार्य जो है संपादन जो है सहकारिता की भावना से होना चाहिए। श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होने से उनकी आय में वृद्धि होती है, मतलब आय में वृद्धि होना श्रमिकों की। 8वां देखें वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत निश्चित होते हुए भी इनमें समय एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन हो सकते हैं। 9वां देखेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत अनुसंधान है ना एवं प्रयोग को अत्यधिक महत्व दिया, मतलब खोज के बारे में जानकारी। 10वां वैज्ञानिक प्रबंध सही कार्य के लिए सही व्यक्ति के चुनाव पर बल देता है, मतलब ठीक है बच्चों, समझ आया सबको यहाँ पर। अब अगले देखते हैं अपन जो है अगला जो है वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों को समझाइए। वैज्ञानिक कार्य के अध्ययन के निम्नलिखित तरीकों को वर्णन करेंगे। पहले देखेंगे जो बताया समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन, कार्य पद्धति अध्ययन, कार्य का सरलीकरण, प्रमेयकरण, ये 5 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले बच्चे सबसे पहले समय अध्ययन आपको बताया जाए तकनीकी कार्य के दौरान लगने वाले मानक समय का ध्यान करती है।
समय अध्ययन में, गति अध्ययन में इसमें कार्य के दौरान कर्मचारी की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है ताकि उनकी अनावश्यक गतियों को रोका जा सके। तीसरा, थकान अध्ययन। यह अध्ययन कार्य को पूरा करने में आराम हेतु मध्यांतर के समय विस्तार तथा बारंबारता को तय करता है। थकान को कम करने के लिए कार्य के दौरान नियमित रूप से अंतर होना आवश्यक है। कार्य पद्धति कार्यविधि अध्ययन। यह कार्य को करने की विधि से संबंधित होता है। इसमें संयंत्र अभिविन्यास, उत्पादन रचना, सामग्री हस्तांतरण तथा कार्य के प्रगति का गहन अध्ययन किया जाता है ताकि सामग्री को लाने वाले जाने में एवं रखने की दूरी तथा लागत में कमी है। कार्य का मानकीकरण एवं सरलीकरण। कार्य के मानकीकरण का आशय मानक उपकरणों, विधियों, प्रक्रियाओं को अपनाने तथा आकार, प्रकार, गुण, वचन, मापों आदि को निर्धारित करने से। इससे संसाधन की बर्बादी रुकती है तथा गुणवत्ता में वृद्धि होती है। साथ ही मानवीय थकान कम हो जाती है। कार्य के सरलीकरण का आशय उत्पादन की एक रेखा के अनावश्यक आयाम तो किस्मों को कम करने से है। क्रियात्मक फोरमैनशिप। टेलर ने योजना के अनुसार निर्माणी गतिविधि के नियंत्रण के लिए क्रियात्मक गठन का विचार दिया है। क्रियात्मक फोरमैनशिप का उद्देश्य फोरमैन विशेषज्ञ फोरमैन नियुक्त करके श्रमिकों के पर्यवेक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना होता है। टेलर द्वारा नियंत्रण हेतु 8 फोरमैन रखने का सुझाव दिया गया है। उत्पादन कार्य हेतु संबंधित मार्ग लिपिक, निर्देश कार्ड लिपिक, समय एवं लागत लिपिक तथा कार्य अनुशंसा को बताया गया है तथा अंतिम फोरमैन में गैंग नायक, गति नायक, मरम्मत नायक तथा निरीक्षण को बताया गया। अगला देखेंगे विभागात्मक कार्यता दर प्रणाली। यह रीति श्रमिकों को उनके कार्य के अनुरूप श्रमिक देने हेतु है। इसमें मानक स्तर तक या अधिक कार्य करने वाले श्रमिकों को अधिक तथा मानक स्तर से कम कार्य करने वाले श्रमिकों को कम परिश्रम दिया जाता है। अगला है मानसिक क्रांति। मतलब यहाँ पर बताया गया है श्रमिकों में जो है प्रबंधकों इसमें श्रमिकों तथा प्रबंधकों को एक दूसरे के प्रति सोच को बदला जाता है। इस प्रकार बच्चे आप देखेंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे। अगला जो नेक्स्ट पेज आप टेलर और फ्यूल के संबंधित दृष्टिकोण समानताएं बताया जाएगा। गुड डे बेटा आज के लिए।